नमस्कार। हमारे वीडियो का टॉपिक है बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा था। चूंकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, इसलिए बाबर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट शासक रहा है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस ओशियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। ये तैमूर की तरफ से 5वीं पीढ़ी और चंगेज खान की तरफ से 14वीं पीढ़ी का वंशज था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और मां का नाम कुतलुग निगार खान था। बाबर ने जिस राजवंश की नींव डाली वे तुर्की नस्ल का चगतई वंश था, जिसका नाम चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पे पड़ा था। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में उसे फरगना की गद्दी पे बिठाया गया। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफवी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। बाबर की उज़्बेक सरदार शेबानी खान ने बार बार पराजय उसे अपने पैतृक सिंहासन को प्राप्त करने के विचार को छोड़ करके दक्षिण पूर्व अर्थात भारत में अपना भाग्य आजमाने के लिए उसको विवश किया गया था। और इसी कड़ी में बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया और उसके बाद उसने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर और बहमनी इत्यादि रियासतें और अनेक स्वतंत्र राज्य थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों की बात की थी, जिसका उल्लेख हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी तथा इब्राहिम के चाचा आलम खान लोधी ने दिया था। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने का उल्लेख सिर्फ बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में किया है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्रोत से इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाई है। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। इस प्रकार पानीपत विजय उसका भारत पे 5वां आक्रमण था। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने का उल्लेख, जैसा कि हमने बताया कि उसने आत्मकथा बाबरनामा में किया है। और बाबर ने भारत पे पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया था और इसी आक्रमण में उसने बहरा के किले को जीता। इस किले को जीतने में उसने सबसे पहले बारूद अर्थात तोफखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर की विजय का मुख्य कारण भी उसका तोफखाना और कुशल सेनापतित्व था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, जिसको रोमी विधि भी कहा जाता है, का प्रयोग किया था। 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़ करके उसमें तोपों को रखकर चलाने की उस्मानी विधि कहा जाता है। इस विधि को उस्मानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग उस्मानियों ने सफवी शासक शाह इस्माइल के विरुद्ध युद्ध में किया था। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी और पानीपत के युद्ध में बाबर का जो तोपखाना था उसका नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नाम के 2 तुर्की तोपचियों ने किया था। हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं ये बाबर के संबंध में कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं।
पानीपत के युद्ध का परिणाम की दृष्टि से तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इस युद्ध ने भारत का भाग्य नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय किया था। पानीपत युद्ध में विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान दिया था और इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा वर्तमान में भरतपुर जिले में एक कस्बा है और बाबर द्वारा इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध होता है। इस युद्ध में विजय के पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में महमूद लोदी और हसन खान मेवाती नाम के 2 मुस्लिम सरदार बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने मुसलमानों में तमगा एक चुंगी कर था, इसको माफ किया और इस युद्ध के बाद राणा सांगा ने चित्तौड़ ने लौट करके प्रतिज्ञा की कि वे जब तक बाबर से अपनी पराजय का बदला नहीं ले लेगा तब तक चित्तौड़ नहीं लौटेगा और तब तक वे दौसा में स्थित बसवा नामक गांव में ही रहा था। जब बाबर ने चंदेरी पे आक्रमण किया तब चंदेरी के शासक मेदिनी राय की प्रार्थना पर, जो राणा सांगा का अधीनस्थ सामंत रह चुका था, राणा सांगा उसकी सहायता के लिए जा रहे थे, तब मध्य प्रदेश स्थित कालपी नामक स्थान पर कुछ राजपूत सरदारों ने जहर देकर राणा सांगा की हत्या कर दी और सांगा की जो समाधि है वो मांडलगढ़ में स्थित है। स्मारक बसवा दौसा में है, समाधि मांडलगढ़ में। चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा, जिसमें बाबर विजयी हुआ और उसने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा गया। ये चौथा और अंतिम युद्ध था जो बाबर ने भारत में लड़ा था, जो घाघरा नदी के किनारे पर लड़ा गया, इसलिए इसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। घाघरा गंगा की सहायक नदी है और रामायण में वर्णित सरयू नदी को ही घाघरा नदी कहा गया है। घाघरा के युद्ध 6 मई 1529 को महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई, के नेतृत्व में बिहार के अफगानों और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह की संयुक्त सेना और बाबर के बीच में लड़ाया गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने बिहार को 2 भागों में बांट करके पश्चिम बिहार मुगल साम्राज्य में मिला लिया और वहां का गवर्नर अपने दामाद मोहम्मद जमान मिर्जा को नियुक्त कर दिया, जबकि पूर्वी बिहार उसने इस शर्त पर अफगानों को दे दिया कि वे भविष्य में मुगल प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेंगे। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर की बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ में एक संधि हुई, जिसके फलस्वरूप दोनों ने एक दूसरे के प्रदेशों पर आक्रमण न करने का वादा किया था। इस प्रकार बाबर ने उपयुक्त चारों युद्धों में अफगानों और राजपूतों को हरा करके बेहरा से लेकर के बिहार तक के विशाल प्रदेशों को जीत करके अपने अधिकार में कर लिया और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी, किंतु उसकी इच्छा अनुसार हुमायूं ने उसका मकबरा काबुल में बनवाया था। बाबर एक कुशल सेनानायक के साथ साथ तुर्की भाषा, फारसी भाषा का एक उच्च कोटि का विद्वान था। तुर्की भाषा में उसकी विद्वता का प्रमाण उसकी आत्मकथा बाबरनामा है, जो साहित्यिक दृष्टि से भी उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है। और फारसी भाषा में बाबर ने मुबैयान लिखा, जो कविताओं का एक संग्रह है। तो इस प्रकार ये हमारा वीडियो बाबर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के था, जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।